एवरीवन, वेलकम टू बिलासपुर आईएएस अकेडमी। आज का जो हमारा लेक्चर है वो आपके सरकार की स्कीम्स को लेकर के है, उनकी योजनाओं को लेकर के है और उनके कुछ इम्पोर्टेंट जो भी अभी कामकाज चल रहे हैं उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप अभी देखेंगे जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का जो अभी कामकाज चल रहा है, जो उनकी योजनाएं हैं, वो मुख्यतः किन क्षेत्रों के ऊपर आपको ज़्यादा आपको फोकस मिलेगा। तो देखेंगे कि गवर्नमेंट अभी जितने भी कार्य कर रही है, हमको कृषि विकास, ग्रामीण विकास के ऊपर हमको मेन फोकस दिख रहा है। संस्कृति की बात करें तो आप देखेंगे जनजातियों की संस्कृति को संरक्षित संवर्धित करने के लिए गवर्नमेंट अभी मुख्य रूप से कई कार्य कर रही है। शिक्षा के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, उसी प्रकार से हमारी लोक संस्कृति, लोक जीवन, लोक पर्व, इनको आप जो कहीं ना कहीं अपनी पहचान खो रहा है, तो इनको फिर से एक नई पहचान दिलाने के लिए छत्तीसगढ़ की जो अपनी संस्कृति है उसको विशेष रूप से, हमारी जो संस्कृति अभी कहीं ना कहीं अपनी पहचान खो रही है, तो हम उसको फिर से क्या करेंगे, अपने वास्तविक स्वरूप में, वास्तविक पहचान को दिलाएंगे। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का जो रुख है हमको इस ओर दिखता है, तो उन्हीं चीज़ों को लेकर के हम आज चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट का बार बार अगर किसी भी योजना को लेकर के, किसी भी आपकी स्कीम को लेकर के जिक्र होता है, तो बार बार ये बात आती है कि हम गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की ओर आगे बढ़ रहे हैं, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की ओर हम कदम बढ़ा रहे हैं। तो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ आखिर क्या है, क्यों बार बार बात की जा रही है कि गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, आखिर ये नया छत्तीसगढ़ जो गढ़ने की बात की जा रही है वो क्या होगा, कैसा होगा, और अगर ये नया छत्तीसगढ़ हमको गढ़ना है तो फिर ये पुराना छत्तीसगढ़ जो था वो क्या था, क्या चीज़ें थी उनमें कमी रही होंगी जो हम आज बात कर रहे हैं कि नए छत्तीसगढ़ को हम गढ़ेंगे। तो देखिए, अगर हम देखें अपने छत्तीसगढ़ को, तो इसकी जो पहचान है, अगर हम देखेंगे इतिहास के बारे में बात करते हैं, तो आप देखेंगे छत्तीसगढ़ का इतिहास बहुत ही प्राचीन रहा है। आपको पाषाण काल से लेकर के आपको रामायण कालीन, महाभारत कालीन, हर आपको अलग अलग काल में, ठीक है, पौराणिक रूप से भी हम देखें, पाषाण काल से लेकर के पौराणिक रूप से भी इसका आपको महत्व मिलेगा। उसके साथ ही आप अलग अलग गुप्त काल, मौर्य काल, बौद्ध संस्कृति, अगर हम देखें जैन और बौद्ध संस्कृति के आपको बहुत सारी कहीं ना कहीं उनसे जुड़ाव यहाँ पर छत्तीसगढ़ में दिखता है। तो ये सारी चीज़ें तो रही ही हैं, लेकिन उसके साथ जो हमारा छत्तीसगढ़ का मूल जो लोक जीवन है, हमारी छत्तीसगढ़ी जीवन शैली है, लोक जीवन शैली है, हमारी लोक भाषा है, लोक त्यौहार है, लोक पर्व जो भी हमारे होते हैं, उसके साथ साथ हमारे व्यंजन है, हमारा पहनावा है, और सबसे बड़ी बात, हमारा जो छत्तीसगढ़ स्टेट है वो एक ट्राइबल स्टेट है, जनजातीय राज्य है। तो उस जनजातीय राज्य की पहचान अगर जनजातियों से नहीं होगी, और जनजाति ही विलुप्त हो जाएंगे, उनकी संस्कृति विलुप्त हो जाएगी, जो कि हमारी एक अद्भुत एक अलग पहचान जो हमारे राज्य को दिलाती है वो ही विलुप्त हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं हमारा राज्य अपना जो मूल पहचान है वो खो देगा। तो हमको अपनी जनजातीय संस्कृति को फिर से उबारना है, उनकी संस्कृति को फिर से उनको संरक्षित करना है, उनको संवर्धित करना है। उसके साथ ही हमारी लोक जीवन शैली को भी हमको कैसे करना है, आगे अपने संस्कृति के प्रति, अपने भाषाओं के प्रति हमको क्या करना है, अपने फिर से उसको आदर देना है, उसको इज्जत देना है, सम्मान देना है, उनके पर्व को जो अपनी पहचान खो रहे हैं उनको फिर से क्या करना है, आपको पहचान दिलाना है। तो इस ओर सरकार का एक प्रयास दिखता है। साथ ही दूसरी तरफ देखेंगे तो हमारा जो राज्य है वो कैसा है, ग्रामीण संस्कृति है, उसकी कृषक संस्कृति है, और अगर ग्रामीण और कृषक संस्कृति की पहचान खोने लगे तो राज्य का अस्तित्व, राज्य की अपनी पहचान भी खोने लगती है। तो गवर्नमेंट का अगर हम बात करें गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, तो आपको यहीं पर उनका जो मुख्य फोकस दिखेगा, सरकार के जो कामकाज दिखेंगे आपको इन्हीं क्षेत्रों में आपको दिखाई पड़ेंगे। देखिए कि एक तरफ से कृषि के विकास के लिए गवर्नमेंट काम कर रही है, दूसरी तरफ आपको दिखाई देगा संस्कृति के लिए गवर्नमेंट का, स्पेशली अगर आप देखेंगे तो देखिए कैसे जनजातीय संस्कृति के लिए जनजातीय नृत्य महोत्सव की गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर अगर दिसंबर में देखें तो आपको जनजातीय नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया। उसी तरफ बात करें, अगर हम ग्रामीण विकास की बात कर रहे हैं, तो आपने बहुत सुना होगा कि नरवा गरवा घुड़वा बाड़ी एला बचाना है संगवारी। तो नरवा गरवा घुड़वा बाड़ी को फिर से पुनर्जीवित करना है हमको। उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि रोजगार का भी हमको क्या करना है, रोजगार को भी बढ़ावा देना है। राज्य, हमारा जो राज्य है वो विविध भाषाओं की दृष्टि से देखें तो यहाँ पर भाषाई विविधता भी आपको दिखाई पड़ती है। जैसे कि हमारा भारत है, यहाँ पर आपको विविध संस्कृति दिखेगी, बहुत सारे अलग अलग कल्चर मिल रहे हैं, बहुत सारी अलग अलग जातियाँ जनजातियाँ मिल रही हैं, उन्हीं के हिसाब से बहुत सारे अलग अलग उनकी भाषाएं मिल रही हैं, अलग अलग कलाएं मिल रही हैं। तो वो पूरे भारत में जैसी आपको विविधता दिखती है, अगर आप देखेंगे तो हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य है 1,35,192 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में फैला जो छत्तीसगढ़ क्षेत्र है, यहाँ पर आपको हर एक
क्षेत्र में देखेंगे तो आपको अलग अलग भाषाओं की भी विविधता दिखेगी। आप इधर देखेंगे राजनांदगांव का क्षेत्र, तो यहाँ पर आपको मिलेगी, ठीक है। आपको पश्चिमी में आपकी खलटाही है, पूर्वी में आपको लरिया दिखेगी। वो अगर आप ऊपर बात करें, ठीक है, तो आप देखेंगे कि आपके इधर सरगुजिया है। फिर नीचे बात करेंगे तो हल्बी गोंडी है, इसके अलावा कमारी है, आपकी बहुत सारी जैसे खैरागढ़ में खैरागढ़ी है, कवर्धाई है, बिलासपुरी है, रायपुरी। तो भाषाओं में इतनी विविधता दिख रही है। उसी प्रकार लोक व्यंजन, लोक पर्व, इतनी सारी विविधता लिए हुए हमारी संस्कृति है। और इसी तरीके से संस्कृति पर गवर्नमेंट क्या कर रही है, आपकी पहचान दिलाने के लिए गवर्नमेंट का विशेष फोकस दिख रहा है आपको, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के गवर्नमेंट का प्रयास है कि हम उनको फिर से क्या करें, आपको जो पुराने, जो हम छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं कि राज्य का गठन जब से हुआ है और राज्य गठन के बाद से हमारा जो अस्तित्व है, छत्तीसगढ़ की मूल पहचान है, कहीं ना कहीं वो क्या हो रही है, अपनी पहचान खो रही है। भाषाओं को अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ी हमारी बोली, ठीक है, अभी तक उसको भाषा का दर्जा नहीं मिला है। तो हम कहीं, सरकार का प्रयास है कि छत्तीसगढ़ी बोली को हम भाषा का दर्जा दिलाएं, ठीक है। अपनी बोली को हम छत्तीसगढ़ी भाषा को एक राजभाषा 8वीं अनुसूची में दर्ज कराएं। फिर हम देखेंगे कि हमारे राज्य के विभिन्न पर्यटन स्थलों को सरकार पर्यटन के क्षेत्र में भी उसी तरह कार्य कर रही है। तो पर्यटन के क्षेत्र में हम देखेंगे कि तो आपको पौराणिक स्थल जो है, रामायण कालीन, महाभारत कालीन बहुत सारे चर्चित स्थलों की आपको जानकारी मिलती है। बौद्ध से जुड़ा हुआ क्षेत्र, बौद्ध संस्कृति से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। जैन धर्म के जो बहुत सारे जैन धर्म से जुड़े हुए आपको क्षेत्र मिलेंगे आपको। फिर उसके साथ साथ हम बात करेंगे तो इसीलिए गवर्नमेंट का जो रुख दिखेगा, आप देखेंगे राम वन गमन पथ के ऊपर कार्य चल रहा है, बौद्ध टूरिज्म सर्किट के ऊपर कार्य चल रहा है। तो ऐसे बहुत सारी स्कीम है। महिला बाल विकास विभाग की तरफ से जो बहुत सारी महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कार्य चल रहे हैं। तो ऐसे ही योजनाएं, जो मुख्य योजनाएं हैं, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज हमारा मेन थीम, जो मेन फोकस होगा, वो होगा ग्रामीण विकास, कृषि और ग्रामीण विकास के ऊपर होगा और उनसे रिलेटेड योजनाओं पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम समझेंगे कि आपकी जो योजनाएं हैं वो किस तरीके से आप लागू होती हैं और कैसे कैसे योजनाओं के तहत कौन उन योजनाओं का क्रियान्वयन करता है। और उस तरीके से अलग अलग मंत्रालयों के तहत, अलग अलग विभागों के तहत क्या होगा, आपके विभागों के द्वारा ही क्या होगा, वो योजनाएं बन के आएंगी और उनका संचालन, उनका क्रियान्वयन होगा, उनको लागू किया जाएगा, ठीक है। तो देखेंगे आपका किसी भी राज्य में अगर हम बात करें तो राज्य के प्रशासन और प्रबंधन, ठीक है, राज्य का प्रशासन, राज्य का प्रबंधन, उसको चलाने के लिए आप देखें कि एक सरकार जो होती है, वो सरकार के अंतर्गत हमको दो तरीके से हम राज्य के प्रशासन और प्रबंधन को चलाते हैं। और राज्य के प्रशासन और प्रबंधन को चलाने के लिए एक होगा, सबसे पहले हमको जो एक सिरा होगा जो क्या करेगा, नीतियाँ बनाएगा, नियमों को बनाएगा, नीति और नियमों का निर्माण करेगा। और दूसरा सिरा क्या होगा, वो उन नियमों को क्या करेगा, क्रियान्वित करेगा, उनको लागू करेगा। तो एक होगी आपकी विधायिका, राज्य की विधायिका, और दूसरी होगी क्या, कार्यपालिका। ठीक है, तो विधायिका और कार्यपालिका, तो आप समझेंगे कि जो विधायिका होगी वो क्या करेगी कि आपके राज्य से रिलेटेड जो भी फैसले होंगे, जो नियम होंगे, नीतियाँ होंगी, उनको, उन नियम कानूनों को, उन नीतियों को निर्माण कौन करेगा, विधायिका के द्वारा होगा। और नीतियों का निर्माण, ठीक है, विधायिका उन नीतियों का निर्माण करेगी, नीतियों और कानूनों का निर्माण करेगी और उनका जो क्रियान्वयन होगा वो कार्यपालिका द्वारा होगा। ठीक है, उनका जो क्रियान्वयन होगा वो कार्यपालिका के द्वारा होगा। और कार्यपालिका के द्वारा होगा तो कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन से उनके प्रमुख होंगे जो इन नीतियों का क्रियान्वयन करेंगे। तो देखेंगे कि इसके अंतर्गत इसका प्रमुख जो अंग होगा राज्यपाल, आपके मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री को सहायता देने की इसकी पूरी परिषद होगी, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। तो हम देखेंगे कि मंत्री परिषद, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद, तो मंत्री परिषद की सहायता से पूरा जो हमारा मंत्री परिषद होता है और मंत्री परिषद के इस पूरे मंत्री परिषद, मुख्यमंत्री की सहायता के लिए क्या होगा, एक मंत्री परिषद होगा। तो हमारे कार्यपालिका के ये अंग होंगे। राज्यपाल जो हमारा होता है, कार्यपालिका का नाम मात्र प्रमुख होता है और ये है हमारा वास्तविक प्रमुख, और इसी की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी। तो आप देखेंगे कि हमारा जो विभिन्न मंत्रालय होंगे, ठीक है, विभिन्न मंत्रालयों के तहत विभिन्न अलग अलग विभागों का बंटवारा किया जाता है और उनके जो
विभाग के अंतर्गत जो अलग अलग मंत्रालयों के अंतर्गत जो विभाग होते हैं उन्हीं के द्वारा जो योजनाएं बनती है और उन योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। तो ठीक है, तो हम देखेंगे कि कौन कौन से मंत्रालय, कौन कौन से विभाग हैं और उनके तहत कौन कौन सी योजनाएं छत्तीसगढ़ में चल रही हैं। इस तरीके से हम जाएंगे और अलग अलग एक एक विभाग को लेंगे और उनके तहत चलने वाली, उसके अंतर्गत चलने वाली जो प्रमुख योजनाएं हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जो जो प्रमुख विभाग हैं, जो जो प्रमुख मंत्री हैं जिनको वो प्रभार दिया गया है, उनको हम देखेंगे। सबसे पहले चलिए देखते हैं आपके जो प्रमुख विभाग हैं, ठीक है। और इनका जो प्रमुख इन विभागों का जो आपका प्रभार है और इनके अंतर्गत चलने वाली जो योजनाएं हैं, देखिए देखेंगे हम आपका वित्त विभाग। सबसे पहले हम देखते हैं सामान्य प्रशासन विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, ठीक है। आपका अगला है वित्त विभाग, वित्त विभाग। फिर हम देखेंगे आपका स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग। अगला देखेंगे आपके कृषि विकास एवं कृषि कल्याण, कृषक कल्याण, कृषक कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग, जैव प्रौद्योगिकी विभाग। अभी मैं आपको बता दूं कि हाल ही में कृषि विभाग का नाम बदल करके कृषि विकास एवं कृषक कल्याण और जैव प्रौद्योगिकी विभाग कर दिया गया है, ठीक है। तो अब ये विभाग आपके किस नाम से जाना जाएगा? कृषि विकास एवं कृषक कल्याण एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। आपका वन विभाग, अगला है वन विभाग। फिर हम देखेंगे संस्कृति विभाग, संस्कृति विभाग, संस्कृति एवं पर्यटन, आगे देखेंगे महिला एवं बाल विकास एवं समाज कल्याण, महिला बाल विकास, बाल विकास एवं समाज कल्याण विभाग। ठीक है, तो इतने विभागों के अंतर्गत देखते हैं कि कौन कौन से जो प्रमुख जो आपकी योजनाएं चल रही हैं, कुछ प्रमुख निर्णय लिए गए हैं, तो उन सब चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। लेकिन आज हम मेनली अब बात करेंगे आपके कृषि और ग्रामीण विकास विभाग के बारे में हम बात करने वाले हैं। पहले देखते हैं कि इनका प्रभार किनको दिया गया है, ठीक है। तो इनके अंतर्गत जो प्रमुख मंत्री है जिनके अंतर्गत जिनको प्रभार ये दिया गया है, आप देखेंगे सामान्य प्रशासन विभाग, तो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के पास इसका प्रभार है, ठीक है। भूपेश बघेल जी, भूपेश बघेल जी, देखेंगे सामान्य प्रशासन विभाग का प्रभार भूपेश बघेल जी के पास है, जो कि पाटन विधानसभा क्षेत्र से आपके विधायक हैं, ठीक है। तो पाटन विधानसभा क्षेत्र है इनका। वित्त विभाग की बात करेंगे तो ये भी आपको किसको दिया गया है? भूपेश बघेल जी को ही। इनके पास आपके देखेंगे सामान्य प्रशासन विभाग, वित्त विभाग, आपका ऊर्जा विभाग, खनिज विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और आपका जनसंपर्क विभाग इन्हीं के प्रभार में है, इन्हीं के अंतर्गत है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अगर हम बात करें तो इसका प्रभार किनको दिया गया है? टी.एस. सिंहदेव, ठीक है। टी.एस. सिंहदेव जी के पास है इसका प्रभार।
जो कि आपके अंबिकापुर सरगुजा विधानसभा क्षेत्र से है। ठीक है, अब देखेंगे इनका निर्वाचन क्षेत्र अंबिकापुर सरगुजा निर्वाचन क्षेत्र से है। फिर देखेंगे आप कृषि विकास एवं कृषक कल्याण और जैव प्रौद्योगिकी विभाग। ठीक है, और कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग, तो कृषि विकास मंत्री के बारे में हम देख रहे हैं, तो इसका आपको प्रभार, कृषि विकास का प्रभार किसको दिया गया है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये कृषि और कृषि विकास का प्रभार दिया गया किसको, रविंद्र चौबे जी को दिया गया है, रविंद्र चौबे, जो कि कहाँ से, आपके साजा बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र से हैं। अगर देखेंगे वन विभाग, तो वन विभाग का दायित्व किसके अंतर्गत है, किनको दिया गया है, आपको मोहम्मद अकबर, जो कि कवर्धा विधानसभा क्षेत्र से हैं, मोहम्मद अकबर। ठीक है, फिर देखेंगे आप संस्कृति विभाग, तो संस्कृति विभाग का दायित्व दिया गया है किसको, आपके अमरजीत सिंह भगत, अमरजीत सिंह भगत जी को दिया गया है। ठीक है, फिर देखेंगे आप महिला एवं बाल विकास एवं समाज कल्याण विभाग, इसका जो दायित्व है, इसके जो प्रभार जो इसका दिया गया है, वो दिया गया है आपकी अनिला भेड़िया जी को। इसके अतिरिक्त हम बात करें तो इनके अंतर्गत आपका विधि विधायी, आपका जल संसाधन, आयाकट, समस्त विभाग रविंद्र चौबे जी के पास ही हैं। ठीक है, और बहुत सारे विभाग हैं जिनके अंतर्गत हम आगे जो स्कीम्स रहेगी उसके साथ साथ हम उसको चर्चा करेंगे, लेकिन इसी तरीके से हम आगे देखेंगे कि किस किस मंत्रालय के अंतर्गत और कौन कौन से विभाग हैं और उनका दायित्व किसके पास है, और साथ साथ उसके अंतर्गत जो भी स्कीम्स आपकी चल रही हैं। ठीक है, प्रमुख स्कीम्स की चर्चा करेंगे जो अभी वर्तमान में चल रही हैं और जो भी घोषणाएं हुई हैं उन सभी चीज़ों को हम देखेंगे। ठीक है, तो देखिए कि इसके अंतर्गत जो प्रमुख योजनाएं चल रही हैं उनको हमको देखना है। तो पहले हम देखते हैं, देखिए वित्त विभाग के अंतर्गत जो अभी हाल ही में कार्य हुआ है, तो उस पर अगर हम देखें तो अभी गवर्नमेंट का जो है अल्पकालीन कृषि ऋण माफ़ी योजना, अब देखेंगे कि अभी जो हमारी जो लास्ट जो अभी खरीफ सीज़न है उसके अंतर्गत जो भी कृषि ऋण है, अल्पकालीन कृषि ऋण, उन कृषि ऋणों को क्या किया है, गवर्नमेंट ने माफ़ कर दिया है। अल्पकालीन कृषि ऋण योजना के तहत गवर्नमेंट ने 5100 करोड़ रुपए जो कृषि ऋण है वो किसानों के खाते में डाली जाएगी, और उसी ऋण को माफ़ करने के लिए गवर्नमेंट जो जितनी राशि का भुगतान करने वाली है उस राशि का भुगतान राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किया जा रहा है। और इसी योजना के तहत आपकी जो अगली योजना है राजीव गांधी किसान न्याय योजना, उसके तहत आपके धान के अतिरिक्त अभी अब इसके अंतर्गत मक्का और गन्ना को भी शामिल किया गया है। ठीक है, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे कि इसके अंतर्गत एक और योजना हमको देखनी है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना। ठीक है, हम बात करें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की, तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत जो प्रमुख योजनाएं चल रही हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट अभी गवर्नमेंट बात करी स्वास्थ्य के अधिकार की। ठीक है, तो स्वास्थ्य के अधिकार के तहत आपको जो हम देखें तो स्वास्थ्य का अधिकार, तो स्वास्थ्य का अधिकार, राज्य में सबको स्वास्थ्य का अधिकार दिया जाएगा। तो स्वास्थ्य का अधिकार आखिर है क्या, तो स्वास्थ्य का अधिकार ये कहता है कि सभी तक मतलब आपके हर एक आदमी तक स्वास्थ्य सेवाओं की कैसी होनी चाहिए, आसान पहुँच होनी चाहिए, सुलभता होनी चाहिए स्वास्थ्य सेवाओं की, साथ ही उन स्वास्थ्य सेवाओं की आसान पहुंच और साथ उनकी सुलभता के साथ साथ आपके जो बीमारियों की जो रोगों की हम बोले कि चिकित्सा आपको जो मिल रही है दूरस्थ दुर्गम क्षेत्रों तक, उनको आपके दूरस्थ क्षेत्रों तक वहां तक क्या पहुंच जाए, चिकित्सा सुविधा पहुंच पाए, उनको जो है उनका जो देखा जाए तो उनके रोगों का उनका जो उपचार है, उनकी जो दवाइयाँ हैं, उनके जो परीक्षण हैं वो कैसा हो, उनको कम लागत पे कम खर्च पे हो जाए। और कहीं मतलब हम निःशुल्क करने की भी बात कर रहे हैं कि निःशुल्क चिकित्सा सुविधा भी लोगों को मिले। तो इसलिए क्या किया गया है, आप देखेंगे कि राशन कार्ड, पहले क्या किया गया था, आपको हेल्थ कार्ड बनाया जा रहा था और हेल्थ कार्ड की जगह आज अभी क्या किया गया है, अभी हाल ही में देखेंगे तो राशन कार्ड से ही क्या किया गया, आपको चिकित्सा मतलब आपकी चिकित्सा सुविधा
दी गई है कि आप राशन कार्ड के जरिए क्या कर सकते हैं, अपना इलाज करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो प्रमुख योजनाएं चल रही हैं उनको देखेंगे हम। तो खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना, मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना, आप देखेंगे इसके साथ साथ आपके मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, ये समस्त योजनाएं स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभी गवर्नमेंट ने चालू की हैं। मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक, हाट बाजार क्लिनिक, तो इस तरीके से गवर्नमेंट की योजना है कि हम स्वास्थ्य सुविधाओं तक लोगों की आसान पहुंच बनाएं, निःशुल्क सुविधा, स्वास्थ्य जो चिकित्सा सुविधा है वो लोगों को मिले, और इसके साथ साथ रोगों के रोकथाम के लिए गवर्नमेंट के जो प्रयास चल रहे हैं, अभी कोविड का केस चल रहा है तो गवर्नमेंट जैसे कदम उठा रही है, उन सब चीज़ों को देखेंगे हम। और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि जो दूरस्थ क्षेत्र हैं, आपके जनजातीय क्षेत्र हैं या बहुत ही दुर्गम इलाके हैं, ठीक है, जहाँ तक पहुँच आसान नहीं है, वहाँ तक हम स्वास्थ्य सुविधाओं को कैसे पहुँचाएँ। ठीक है, वहाँ तक हम स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुँचाएंगे, दवाइयाँ, उनका जो रोगों का उपचार है, अब टेली जो मेडिसिन की बात हम कर रहे हैं, तो इस तरीके से स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में गवर्नमेंट का बहुत बड़ा कदम इन योजनाओं के तहत उठाया जा रहा है। इस पर हम एक अलग से क्लास होगी, उस पर हम सारे स्वास्थ्य सुविधाओं के जो भी योजनाएं चल रही हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। अभी इनके थोड़े से नाम देख रहे हैं, फिर देखेंगे आपका कृषि विकास एवं कृषक कल्याण और जैव प्रौद्योगिकी विभाग। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो योजनाएं चल रही हैं कृषि विकास के लिए, तो आपके सिंचाई से रिलेटेड आपके अगर हम बात करें तो सबसे पहला तो कृषि विकास के लिए और ग्रामीण विकास के लिए। ठीक है, यहीं पर हम ग्रामीण विकास भी देख लेते हैं। ग्रामीण विकास, ग्रामीण विकास और कृषि विकास के लिए जो योजनाएं चल रही हैं, तो इसमें हम देखेंगे आपका सुराजी ग्राम योजना, सुराजी ग्राम योजना, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, इसका दायित्व टी.एस. सिंहदेव जी के पास है। ठीक है, तो कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग का दायित्व रविंद्र चौबे जी के पास है। ग्रामीण एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का दायित्व आपके टी.एस. सिंहदेव जी के पास है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास। ठीक है, तो देखेंगे इसके अंतर्गत जो इनके विकास के लिए काम चल रहे हैं, सुराजी ग्राम योजना, सुराजी ग्राम योजना। दूसरा हम देखेंगे इसी सुराजी ग्राम योजना के अंतर्गत जो हम बात कर रहे हैं आपके विकास के लिए, नरवा गरवा घुड़वा बाड़ी। ठीक है, तो इसी के अंतर्गत हम देखेंगे आपके कौन से, नरवा गरवा घुड़वा बाड़ी, नरवा गरवा घुड़वा बाड़ी। ठीक है, फिर आगे हम देखेंगे आपका अभी हाल ही में आप देखेंगे चलाया गया है रोका छेका अभियान, रोका छेका अभियान। ठीक है, रोका छेका अभियान, किस तरीके से ये गवर्नमेंट काम कर रही है अपने विभिन्न योजनाओं, अपने अलग अलग उद्देश्यों को आगे बढ़ाते हुए, इसको देखेंगे। सुराजी ग्राम योजना, रोका छेका अभियान। अभी हाल ही में आप देखेंगे जो हरेली के दिन, हरेली पर्व के दिन, हमारा जो हरेली त्यौहार है छत्तीसगढ़ का पहला त्यौहार, उसके दिन आपकी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट योजना जो शुरू हुई है, गोधन न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, गोधन न्याय योजना। ठीक है, फिर हम बात करेंगे वन विभाग के अंतर्गत जिसका दायित्व मोहम्मद अकबर जी के पास है, जो कि आपके कवर्धा से आपके विधायक हैं, और इनके वन विभाग के अंतर्गत जो भी काम चल रहे हैं, आप सबसे इम्पॉर्टेंट देखेंगे अभी लघु वनोपजों की जो खरीदी की जा रही है समर्थन मूल्य पर। तो सबसे पहले जब राज्य हमारा गठित हुआ था उस समय छत्तीसगढ़ में लघु वनोपजों की जो खरीदी की जाती थी, लगभग 7 से 8 लघु वनोपजों की खरीदी की जाती थी, लेकिन आज ये इनकी संख्या बढ़ कर के आज
31 लघु वनोपज जो है समर्थन मूल्य पर खरीदे जा रहे हैं। और ये सभी वनोपज, हमने बात की थी कि आप जब हम दंतेवाड़ा को पढ़े थे, आपके दंडकारण्य के बारे में हम बात कर रहे थे, जब चर्चा कर रहे थे, तो हमने देखा था कि किस तरीके से जो जनजातीय संस्कृति है, आपके जो वन क्षेत्र में रहने वाली समस्त जितनी भी जो आपके रहवासी हैं, उनकी जो आजीविका का आधार क्या होता है, वन होता है, और किस तरीके से वो क्या करते हैं, आपके लघु वनोपजों को संग्रह करते हैं और उन्हीं के द्वारा उनकी आजीविका चलती है। तो उनकी अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के लिए, उनको आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए, उनको रोजगार से जोड़ने के लिए गवर्नमेंट का प्रयास है कि हम लघु वनोपजों के संग्रहण करके उनको क्या करें, समर्थन मूल्य पर उनकी खरीदी करें, और इस तरीके से उनको क्या मिलेगा, एक तरीके से उनको आर्थिक रूप से उनको भी मुनाफा होगा, गवर्नमेंट को लाभ होगा, राजस्व बढ़ेगा, और साथ साथ किस तरीके से उनको रोजगार भी मिलेगा। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अभी गवर्नमेंट का स्टेप है कि किस तरीके से उन्होंने लघु वनोपजों की खरीदी तो की है, साथ में ही क्या किया है, वनोपजों को क्या किया है, आपके औद्योगिक नीति में उच्च प्राथमिकता के क्षेत्र में रखा है, और इन वनोपजों को क्या किया जाएगा, प्रसंस्कृत किया जाएगा, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जोड़ा जा रहा है, उसको प्रोसेस करके उसका मूल्य संवर्धन होगा। तो किस तरीके से क्या होगा, देखिए उनको लाभ होगा और किस तरीके से उनको रोजगार मिलेगा उन्हीं क्षेत्रों में, उन्हीं जो हमारे जो क्षेत्र हैं, जो हमारे जो दक्षिण के क्षेत्र हैं आपके, उन क्षेत्रों में क्या किया जाएगा, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज स्थापित की जाएंगी, और वहाँ से क्या होगा, उनका संग्रहण होगा, उनका प्रोसेसिंग होगा, किस तरीके से मूल्य संवर्धन होगा, वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, आर्थिक रूप से उनका सशक्तिकरण होगा। तो इस पर कार्य चल रहा है। तो देखेंगे लघु वनोपज संग्रहण की बात की जा रही है, और इन लघु वनोपज संग्रहण में आप देखेंगे अभी तेंदुपत्ता का पारिश्रमिक का भी हाल ही में कल भुगतान किया गया है। ठीक है, तो देखेंगे लघु वनोपज संग्रहण को हम इस पर चर्चा करेंगे सरकार के। फिर देखेंगे हम आप वनधन विकास केंद्र, ठीक है, इन सब पर चर्चा करेंगे। फिर देखेंगे अभी लाख को खेती का दर्जा दिया गया है। आपके लाख, कुसुम, आपका बहेड़ा, इन सबकी जो है आपको अतिरिक्त बोनस, इनके संग्रहण के साथ, इनकी खरीदी के साथ साथ इन पर अतिरिक्त इनको बोनस भी दिया जाएगा। गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में घोषणा की है। तो ये सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट के स्टेप है, हम इन पर चर्चा करेंगे। वन विभाग के अंतर्गत जो हम स्कीम्स देखेंगे उसमें। फिर देखेंगे आप संस्कृति विभाग और पर्यटन विभाग। तो संस्कृति को किस तरीके से हम उन्नत करने की, संरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर गवर्नमेंट का जो काम चल रहा है। अमरजीत सिंह भगत, ठीक है। तो अभी हाल ही में जनजातीय संस्कृति को आप देखेंगे तो कैसे अभी जो हमारे लास्ट ईयर हम देखेंगे तो गवर्नमेंट का जो आपका स्टेप था जनजातीय नृत्य महोत्सव, उसका आयोजन किया गया था। इसके साथ ही बहुत सारे काम संस्कृति के क्षेत्र में हो रहे हैं। आपके जनजातीय संस्कृति की बात करें, चाहे हम अपने लोक संस्कृति की बात करें, तो देखिए किस तरीके से पोला है, आपका जनजातीय दिवस है, जो जनजातीय आदिवासी विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है, वहाँ पर विशेष रूप से सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है। संस्कृति के संरक्षण के लिए गवर्नमेंट स्पेशली जो है उनके जो लोक कलाकार हैं, लोक जो कला है, उनको जनजातीय कलाओं को संवर्धित करने के लिए, संरक्षित करने के लिए बात कर रही है। और साथ ही पर्यटन स्थल, उनसे जुड़े हुए जो पर्यटन स्थल हैं और छत्तीसगढ़ के जितने भी पर्यटन स्थल हैं उनको आपको क्या करना है, पर्यटन स्थलों को हम विशेष पहचान दिलाएंगे और वहाँ पर पर्यटन को क्या करेंगे, प्रमोट करना है। उन क्षेत्रों में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम उन स्थलों को क्या करें, पहचान दिलाएंगे। तो देखिए हमारा जो क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, रामायण काल से इसका जो है जुड़ाव रहा है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने अभी राम वन गमन पथ की स्थापना की बात की है। आपका राम वन गमन पथ पर कार्य चल रहा है। इसके साथ साथ बौद्ध टूरिज्म सर्किट की बात की जा रही है। जैसे सिरपुर आप देख रहे हैं, मल्हार, ये समस्त क्षेत्र जो हैं, आपका दुर्ग का जो पार्श्वनाथ है, ठीक है, वहाँ पर जैन धर्म के हमको आपको प्रमाण मिलते हैं। तो इस तरीके से जैन बौद्ध धर्म की जो संस्कृति रही है, जो उनकी जो हमको विशेष जुड़ाव मिलता है, इस तरीके से उन क्षेत्रों में हम पर्यटन को कैसे प्रमोट करेंगे, इस पर गवर्नमेंट का काम चल रहा है। उसके साथ ही जनजातीय क्षेत्रों में आपका जनजातीय टूरिस्ट, आपका जो क्षेत्र है, वहाँ पर हम रिजॉर्ट, इको रिजॉर्ट, जो रिजॉर्ट्स वगैरह बना रहे हैं, एथनिक टूरिस्ट विलेज बना रहे हैं, इन सब की स्थापना करी। तो देखिए भारत सरकार की स्वदेश दर्शन योजना है, स्वदेश दर्शन योजना, और स्वदेश दर्शन योजना के तहत गवर्नमेंट क्या कर रही है, इको टूरिस्ट रिजॉर्ट, इको टूरिस्ट रिजॉर्ट, एथनिक टूरिस्ट विलेज,
इनकी स्थापना कर रही है। आप देखेंगे कि कुर्दर है, आपका सरोदा दादर है, यहाँ पर इनकी स्थापना की गई है। फिर आप देखेंगे कि प्रसाद योजना की बात बार बार आ रही है। प्रसाद योजना के तहत गवर्नमेंट की योजना है, इसके तहत यहाँ पर डोंगरगढ़ को शामिल किया गया है। ठीक है, समस्त तीर्थ स्थलों को जोड़ा गया है प्रसाद योजना के तहत और पूरे भारत में, और उसके तहत छत्तीसगढ़ में डोंगरगढ़ को शामिल किया गया है। ठीक है, इस योजना के बारे में डिटेल हम आगे देखेंगे। अभी हम इनके नाम देख रहे हैं कि कौन कौन सी योजनाएं इसके अंतर्गत चल रही हैं। ठीक है, फिर देखेंगे हम राम वन गमन पथ, बौद्ध टूरिज्म सर्किट, फिर आगे देखेंगे महिला और बाल विकास और समाज कल्याण विभाग। महिला बाल विकास और समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत जो योजनाएं चल रही हैं, ठीक है, इनका प्रभार अनिला बेड़िया जी के पास है और इसके अंतर्गत जो कुछ योजनाएं हमको मिलेगी, आप देखेंगे सबसे पहला और सबसे प्रमुख जो हमको अभी सुपोषण अभियान, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान। ठीक है, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, इसके द्वारा महिलाओं, गर्भवती महिलाओं, ठीक है, किशोरियों, बालिकाओं और जो शिशु हैं, जो 0 से 6 वर्ष तक के जो छोटे बच्चे हैं, उनके पोषण के लिए गवर्नमेंट ने सुपोषण अभियान की शुरू की है। एनीमिया मतलब रक्त की कमी की जो समस्या होती है, ठीक है, तो उन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए इनमें पोषण युक्त आहार इनको प्रदान किया जाएगा इस योजना के तहत। तो आंगनबाड़ी के द्वारा इन योजनाओं को आंगनबाड़ी क्षेत्र में, देखिए आंगनबाड़ी क्षेत्र में जो वहाँ पर क्या होता है कि आपके जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, जो किशोरियाँ होती हैं और जो आपके बच्चे होते हैं 0 से 6 वर्ष तक के जो शिशु होते हैं, उनका वजन किया जाता है, उनमें पोषण स्तर की जाँच की जाती है और वहाँ पर उनको क्या दिया जाता है, पोषण युक्त आहार दिया जाता है, रेडी टू ईट भोजन दिया जाता है। तो मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के द्वारा इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। ठीक है, फिर देखेंगे आगे आपकी शुचिता योजना है। शुचिता योजना जो है आपकी जो किशोरी बालिकाएं हैं उनके लिए ये शुरू की गई है इस शुचिता योजना, और ये भारत में ऐसी पहली योजना है छत्तीसगढ़ सरकार के स्तर पर। तो देखेंगे कि इसको अभी भारत सरकार द्वारा इसे सम्मान भी प्राप्त हुआ है और ये मॉडल बनकर के भी आया है भारत में। तो शुचिता योजना के तहत किशोरी बालिकाओं को आपके सैनिटरी नैपकिन प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि शासकीय विद्यालयों में, ठीक है, शासकीय विद्यालयों में उनके लिए आपके सैनिटरी नैपकिन इस योजना के तहत उनको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर आप देखेंगे सखी वन स्टॉप सेंटर, उनके सुरक्षा के लिए, जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए, बालिकाओं, किशोरियों, महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनमें से हमने कुछ अभी देखी हैं, कुछ पूरा जब हम चर्चा करेंगे तो समस्त योजनाओं पर और चर्चा करेंगे। सखी वन स्टॉप सेंटर है, उनके साथ जो भी छेड़खानी है या फिर ऐसी कोई घटना हो जाती है, तो रेप हो जाता है, ऐसी कोई घटना है या घरेलू हिंसा हो रही है, तो इन सभी क्षेत्रों में उनको उनकी हेल्प के लिए ये बनाया गया सखी वन स्टॉप सेंटर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कुछ विभागों को देखा, उसके तहत चलने वाली कुछ प्रमुख योजनाओं को देखा है और इसी के तहत आगे भी हमारी क्लासेस चलेंगी जिसमें हम सारी स्कीम्स पर चर्चा करेंगे। अभी आज हम देखेंगे आपके सुराजी ग्राम योजना, रोका छेका अभियान, गोधन न्याय योजना, जो कि अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा उभर के आपने सुना होगा इन योजनाओं के बारे में। इसलिए आज हमारा पहला फोकस होगा ग्रामीण और पंचायत विकास विभाग की इन योजनाओं पर, कृषि विकास की इन योजनाओं पर। तो देखेंगे सुराजी ग्राम योजना को पहले। सुराजी ग्राम योजना, ये जो सुराजी ग्राम योजना है, इसकी शुरुआत आपके 15 अगस्त 2019 को की गई थी और 15 अगस्त 2019 को शुरू इस योजना का जो प्रमुख उद्देश्य था वो छत्तीसगढ़ राज्य की जो ग्रामीण संस्कृति है, कृषि संस्कृति है, कृषक परंपरा है, उसको फिर से हमको क्या करना था, जन सहयोग के द्वारा उसे पुनर्जीवित करना था, ग्रामीण संस्कृति को वापस से स्थापित करना है। तो देखिए सुराजी ग्राम योजना, सुराजी ग्राम योजना कुछ इससे रिलेटेड कुछ बेसिक जो फैक्ट है, कब शुरू हुई, इसका क्या उद्देश्य है,
किसके द्वारा किन विभागों के अंतर्गत इस योजना का संचालन किया जा रहा है, पहले इनको देख लेते हैं, फिर हम सभी चीज़ों को एक एक करके समझेंगे। तो देखिए इसकी जो शुरुआत है, इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2019 को हुई है। 15 अगस्त 2019 को शुरू की गई है और इसका क्रियान्वयन आपके कृषि विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, आपका उद्यानिकी विभाग, राजस्व विभाग, जल संसाधन एवं आयाकट विकास विभाग, इन समस्त विभागों के द्वारा इस योजना का संचालन हो रहा है। ठीक है, तो आप ध्यान में रखेंगे कि योजना का क्रियान्वयन किस विभाग के द्वारा हो रहा है, ये भी आपको अपने आंसर में मेंशन करना होता है, क्योंकि हमारी जो तैयारी चल रही है वो केवल फैक्ट बेस पे नहीं हो रही है, प्री के साथ साथ हम एक इंटीग्रेटेड पैटर्न पे स्टडी कर रहे हैं। तो हम ये भी देखेंगे कि हमको ये जो आपकी शुरुआत कब हो रही है, क्रियान्वयन करता कौन है, लेकिन इसके उद्देश्य क्या हैं और किन किन तरीके से किन किन चीज़ों पर इसमें मुख्य फोकस किया गया है, गवर्नमेंट का उद्देश्य, हम उनके दृष्टिकोण को समझेंगे। ठीक है, तो देखेंगे कि ये जो योजना है इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो आपके जल संवर्धन, पशु संवर्धन, जल का संरक्षण, पशु संवर्धन, आपके मृदा के स्वास्थ्य को सुधारना और साथ साथ में आपके पोषण संबंधी इन समस्त उद्देश्यों को लेकर के इस स्वराज्य ग्राम योजना की शुरुआत की गई है। और इस योजना के तहत आपको मुख्य रूप से 4 घटकों का जिक्र मिलेगा और ये 4 घटक हैं हमारे, ये जो 4 घटक हैं हमारे नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी। ठीक है, नरवा, गरवा, घुड़वा और बाड़ी, इस योजना के तहत ये 4 घटकों पर मुख्य फोकस किया गया है। मैंने कहा आपको जो उद्देश्य मैंने बताया कि हमारा मुख्य फोकस इस योजना के तहत क्या है, आपके पशुओं का संरक्षण करना है। ठीक है, पशुओं का संरक्षण करना है, जल का संरक्षण करना है, साथ में आपके मृदा स्वास्थ्य को सुधारना है और साथ में ही हमको पोषण को भी बढ़ाना है। तो इस तरीके से हम देखिए आपके जो उद्देश्य हैं उसको आप समझेंगे कि नरवा विकास के द्वारा, ये जो आपका पहला घटक है नरवा विकास, ठीक है, नरवा योजना, ठीक है, तो इसके द्वारा आपको सब जो पहला उद्देश्य है आप उसको देखेंगे कि हम क्या करने की हमारा जो उद्देश्य है वो क्या है, जल संरक्षण का। ठीक है, जल संरक्षण की ओर हम ध्यान दे रहे हैं पहले घटक के द्वारा। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे गरवा के तहत आपकी जो गरवा योजना है दूसरा घटक, उसके तहत क्या किया जा रहा है, छत्तीसगढ़ में आपके गौठानों का निर्माण किया जाएगा, गौठानों की स्थापना की जाएगी और आपके पशु संरक्षण संवर्धन की ओर ध्यान दिया जा रहा है, पशु संरक्षण और उनका संवर्धन। ठीक है, फिर देखिए आपकी जो घुरवा योजना है, ये घुरवा योजना क्या कह रही है, तो घुरवा योजना के तहत क्या किया जा रहा है, आपके मृदा स्वास्थ्य की बात की जा रही है, मृदा स्वास्थ्य, कि मृदा स्वास्थ्य को हमको कैसे आपको अच्छा करना है, कैसे हमको आपके रासायनिक खादों से हमारी निर्भरता को हमको कम करनी है और जैविक खेती की ओर जाना है, जैविक खादों पर अपनी निर्भरता को बढ़ानी है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पर हम बात करेंगे अभी। देखिए बाड़ी विकास के तहत हम क्या करेंगे, हम पोषण संबंधी, ठीक है, तो पोषण को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ये हमारा मुख्यतः पोषण, ये जो घटक है हमारे पोषण को बढ़ाने की ओर केंद्रित है। ठीक है, तो किस तरीके से हम 4 घटकों के जरिए हमारा जो उद्देश्य है वो ऐसे फुलफिल होता है कि हम जल संरक्षण, पशु संरक्षण, मृदा स्वास्थ्य और पोषण। तो जब हम देखते हैं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आप बात करें तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था मतलब हमारी कृषक जो संस्कृति कृषक अर्थव्यवस्था है वो इन्हीं चीज़ों पर बेस्ड होती है कि आपको अगर कृषि हम कर रहे हैं, कोई भी एक किसान है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी क्या होती है, उसकी मृदा की अगर बात करें मतलब उसके खेत की बात करेंगे तो खेत की अगर खेतों की बात करेंगे तो उसकी उर्वरता की बात करते हैं हम। ठीक है, तो किस तरीके से उसकी भूमि की उर्वरता कैसी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, फर्टाइल लैंड होना चाहिए। ठीक है, वहाँ पर हम बात करेंगे और उन खेतों में
आपकी किसकी ज़रूरत होगी। आप हम बात करते हैं उन खेतों के मृदा के स्वास्थ्य की बात करते हैं। दूसरा हम देखते हैं कि आपको उन क्षेत्रों में क्या चाहिए होता है, फसल के लिए आपको सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है, मतलब आपको जल की आवश्यकता है, तो जल स्रोतों का भी संरक्षण और संवर्धन हमको करना है। तीसरी बात करें हम पशुओं की, ठीक है, तो आपको पशुपालन, पशुओं का संरक्षण संवर्धन, तो इस घटक के तहत आपके पशु संरक्षण संवर्धन की बात कर रहे हैं। दूसरा हमारे जो हम गाँव की बात करेंगे, ग्रामीण अगर संस्कृति को देखेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर अपने जो खेत होते हैं या हमारे घर का घर जो होता है, उन घर के पीछे जो खुले स्पेस होते हैं वहाँ पर हम क्या करते हैं, अपने ज़रूरत के हिसाब से साग भाजी फल फूल ये सब्जियाँ ये क्या करती हैं, उगाई जाती हैं। तो ये उनका जो हमारे ग्रामीण जो जनजीवन है उनके पोषण का प्रमुख आधार होता था, ये आपका बाड़ी। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे क्या होती जा रही हैं, लुप्त होती जा रही हैं। अगर आप देखेंगे तो अभी ये घुरवा आपको अब गाँव में नहीं मिलेगा। जनरली क्या होता है कि आज रासायनिक खादों के ऊपर हमारी निर्भरता बढ़ गई है, ठीक है, और धीरे धीरे हम कृषि से हम क्या होते जा रहे हैं, आप देखेंगे कि गाँव में अब लोगों का जो रुख है वो किस तरफ होता जा रहा है, शहरीकरण की ओर, औद्योगिकरण की ओर लोग खिंचते चले जा रहे हैं, पलायन बढ़ रहा है, लोग मजदूरी करने के लिए बाहर चले जाते हैं, अपने गाँव को छोड़ करके पलायन कर जाते हैं, प्रवसन बढ़ रहा है। इस तरीके से लोगों का कृषि की ओर रुझान कहीं ना कहीं कम हो रहा है, ठीक है। तो कृषि की तरफ रुझान कम होगा तो पशुपालन भी गाँव में आपको क्या होगा, धीरे धीरे पशुपालन भी आपको धीरे धीरे क्या मिलेगा, आप पशुओं की भी आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं पशुपालन की ओर भी ये हमको जो रुझान है वो कम दिख रहा है। और दूसरा हम देखें तो जल संरक्षण की बात करें तो हमारा वाटर लेवल जो है, जल का जो स्रोत है वो धीरे धीरे गिरता जा रहा है। जल के स्रोत अगर देखेंगे तो आपका वाटर लेवल जो है हमारा वो धीरे धीरे जल स्तर क्या होता है, कम होता जा रहा है। तो हमको उन जल स्रोतों को भी क्या करना है, रिचार्ज करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम बहुत सारी इन सभी चीज़ों को, इन घटकों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने इस स्वराज्य ग्राम योजना की शुरुआत की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य हमारा क्या है, ग्राम स्वराज्य को लाना, ठीक है। ग्राम स्वराज्य को लाएंगे और स्वरोजगार को बढ़ावा देंगे। और कैसे हम ग्राम स्वराज्य को ला रहे हैं और कैसे स्वरोजगार को बढ़ावा दे रहे हैं उसको हम इन 4 घटकों के द्वारा समझेंगे। तो सबसे पहला हमारा है क्या, नरवा योजना, उसको देखेंगे हम। जो पहला घटक है आपका नरवा, ठीक है, नरवा, ये आपका छत्तीसगढ़ी का शब्द है नरवा। तो पुराने समय में जो हमारे गांव में आप देखेंगे तो जो नदी नाले होते थे, ठीक है, और ये नदी नाले ही क्या होते थे उस क्षेत्र में, उन क्षेत्रों में जल के मतलब जो हमारी सिंचाई का प्रमुख स्रोत होते थे, उनके जल उपयोग के लिए जो पूरी जो निर्भरता होती थी नदी नालों पर ही होती थी। जो भी जल से रिलेटेड जो ज़रूरी हमारी निर्भरता होती थी उनके उपयोग की, चाहे सिंचाई की बात करें तो वो इन नरवाओं पर ही होती थी। साथ में जो पशु पक्षी होते हैं उनके पीने की भी उनकी जो ज़रूरतें होती थी वो भी इन नरवा मतलब इन नदी नालों के जरिए ही पूरी होती थी। तो अब धीरे धीरे ये नरवा क्या हो रहा है, लुप्त हो रहा है, वहाँ पर आपको दिखता नहीं है। इसके साथ साथ क्या हो रहा है, हमारी जो डिपेंडेंसी है वो किसके ऊपर बढ़ी है। अगर हम बात करें अगर सिंचाई के लिए, तो सिंचाई के लिए हम आज भी वर्षा के जल पर आश्रित हैं। पहले क्या किया जाता था, इन वर्षा के जल को ही हम क्या करते थे, इन क्षेत्रों में मतलब नरवा के जरिए हम क्या करते थे, उसको स्टोर करते थे, ठीक है। तो वो जो हमारे जो वर्षा के दौरान, वर्षा के सीज़न के दौरान जो हमारी वर्षा ऋतु है उस पर हमारे जो नदी नाले होते थे वहाँ पर संरक्षित करके उसको इनको रिचार्ज किया जाता था वहाँ पर, और जो हमारी जो सिंचाई संबंधी ज़रूरतें होती थी इन्हीं के ज़रिए पूरी होती थी। लेकिन अब धीरे धीरे ये तो विलुप्त होने लगे। अब हमारी निर्भरता पूरी तरीके से कृषि पर ही हो गई है, ठीक है, सॉरी आपके वर्षा पर ही हो गई है। तो इस तरीके से हमको क्या करना है, फिर से इन जल स्रोतों को, इन नदी नालों को फिर से क्या करना है, पुनर्जीवित करना है, इनको रिचार्ज करना है। तो इससे हमारा क्या होगा कि हमारा जो है जल स्रोतों का, हमारे जो जल स्रोत हैं उन जल स्रोतों को हम क्या करेंगे, आपके जो नदी नाले हैं उनका हम क्या करेंगे, उन जल स्रोतों को हम फिर से रिचार्ज करेंगे। इससे क्या होगा कि आपका भूजल स्तर है वो बढ़ेगा, आपका भूजल स्तर बढ़ेगा, आपका भूजल स्तर बढ़ेगा, ठीक है। साथ साथ में क्या होगा, आपके सिंचाई संबंधी समस्याएं जो है, सिंचाई संबंधी जो समस्याएं हैं कृषकों की, सिंचाई संबंधी समस्याओं से हमको निपटने में सहायता मिलेगी। तो इस तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं कि हम नरवा के ज़रिए क्या करें,
जल स्रोतों को फिर से क्या करें, रिचार्ज करें। वहाँ पर जो आपका तालाब है, जो नदी नाले हैं, उनको क्या करें, उनको फिर से उनका देखेंगे तालाब है जो आपके तालाबों का गहरीकरण किया जाता है। आप हमेशा देखेंगे कि बारिश के पहले तालाबों को क्या किया जाता है, मनरेगा के थ्रू आपके जो मजदूर हैं वहाँ पर तालाबों को खोदते हैं तो उनका गहरीकरण किया जाता है। आसपास नदी है, नाले हैं, उन्हें सभी स्रोतों में क्या करते हैं, हम वाटर को क्या करते हैं, आपको स्टोर करते हैं ताकि हम इनका उपयोग होता रहे, सिंचाई हो या अन्य आवश्यकता जो जल की होती है उनको यहीं से उनकी पूर्ति की जाती है। ठीक है, तो ये हमारा उद्देश्य है कि नरवा के ज़रिए हम क्या करें, इन जल का संरक्षण करेंगे। ठीक है, जल का संरक्षण हमारा करने का मुख्य उद्देश्य रहा है। तो इसी के तहत आपके जो छोटे छोटे जो चेक डैम होते हैं, इन सभी का विकास किया जा रहा है। अभी गवर्नमेंट ने नरवा विकास कार्यक्रम के तहत आपके अलग अलग विकास खंडों में, गाँवों में बहुत सारे नरवा निर्माण की बात की है लगभग। ठीक है, तो अब कुछ गाँव का चयन किया है और उसके तहत आपके नरवा का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, अगर बात करेंगे हम आगे, आपका जो अगला जो फैक्टर है, आपका जो अगला जो घटक है गरवा, तो गरवा को देखेंगे आप कि गरवा जो योजना है उसके तहत गरवा योजना के तहत हमारे कौन कौन से कार्य किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप समझेंगे गरवा योजना के तहत जो हमारा ये योजना है, दूसरा घटक है, इसका प्रमुख उद्देश्य हमारा है पशुपालन और पशु आपका संरक्षण को बढ़ावा देना। पशु संरक्षण और संवर्धन का उद्देश्य है, पशु संरक्षण और संवर्धन। तो देखिए पशु संरक्षण और संवर्धन हम इस योजना के ज़रिए करेंगे कैसे। ठीक है, तो इस योजना के ज़रिए हमको क्या किया जाएगा, गौठान निर्माण किया जाएगा। ठीक है, गौठानों की स्थापना की जा रही है। गौठान, अब ये गौठान होते क्या हैं, जहाँ पर आपके बहुत सारे जो गाय वंशी, भैंस वंशी पशु, ये सभी समस्त पशु जो हैं आपके पाले जाए। वहाँ पर क्या किए जाएंगे, कोठा जिसको हम कहते हैं, गाँव में घर घरों में क्या होता है, कोठा होता है, वहाँ पर आपके गाय भैंस जो होते हैं बांधे जाते हैं। तो वैसे ही बड़े स्तर पर क्या होगा, गाय भैंस को उस जगह पर उनको रखा जाएगा। यही क्या है, हमारा गौठान है। तो आपके जो आवारा पशु हैं, जो खुले में घूम रहे हैं मवेशी, इनको क्या किया जाएगा, इन गौठानों में लाया जाएगा। वहाँ पर इनको क्या रखा, उनको संरक्षित किया जाएगा, वहाँ पर इनका संवर्धन किया जाएगा। इसके साथ साथ हमारा जो उद्देश्य है, देखिए क्या होता है कि जो खुले में पशु घूम रहे हैं, वो जो पशु है कहीं ना कहीं आप देखेंगे फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो फसलों को भी क्षति होने से हमको बचाना है। ठीक है, तो फसलों की क्षति से हमको उसको बचाना है, फसलों की क्षति। ठीक है, फसलों की क्षति को हमको रोक लगानी है। दूसरा आप देखेंगे कि जो खुले में घूम रहे जो मवेशी होते हैं, ठीक है, आपके जो खुले में जो घूमने वाले जो आपके गाय या भैंस हैं या जो आपके मवेशी हैं, ये क्या करते हैं, आपके दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं और कहीं ना कहीं यातायात में भी बाधा उत्पन्न करते हैं। तो इन्हें क्या किया जाएगा, इनको गौठानों में रखा जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे दुर्घटना हो जाती है, तो इनको दुर्घटना से भी हमको क्या करना है, बचाना है, क्योंकि हमको पशुओं का संरक्षण करना है, उनका संवर्धन करना है। तो एक फसलों की क्षति, ये क्या खुले में घूम रहे जो मवेशी होंगे वो कहीं आपके खेतों में घुस जाते हैं, फसलों को नष्ट कर देते हैं। उसके साथ साथ जो आपकी जो पशु हैं वो रोड में आप देखेंगे तो आप वहाँ बैठे होते हैं, इधर उधर घूमते होते हैं, रात में कहीं दुर्घटना हो जाती है, आपकी गाय भैंस ये सब क्या हो जाते हैं, कहीं ना कहीं आपके जो पालक होते हैं, उनके जो पालतू पशु हैं वो भी उनको खुले में छोड़ दिया जाता है। तो दुर्घटना के जो हो जाती है उन पर भी हमको रोक लगानी है। साथ में इनके साथ साथ इन क्षेत्रों में फसलों को हमको सुरक्षित करना है, तो फेंसिंग भी की जाएगी खेतों के किनारे। ठीक है, तो गौठानों में फेंसिंग की जाएगी। इसके साथ आप देखेंगे कि पशुपालन जब किया जा रहा है तो पशुपालन के साथ साथ इनका नस्ल संवर्धन पर भी ध्यान दिया जाएगा, नस्ल संवर्धन पर भी ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, अच्छी नस्ल, आपके नस्ल संवर्धन पर भी ध्यान दिया जाएगा। गाय है जो भैंस है, अच्छी नस्ल के पशुओं को हमको बढ़ाया जाए। ठीक है, कि दूध देने वाली जो गाय है उनको बढ़ाया जाए। तो उनके नस्ल संवर्धन के लिए क्या किया जाएगा, आपको पौष्टिक चारा, ठीक है, तो चारा उत्पादन, ठीक है, पौष्टिक चारा उत्पादन का कार्य किया जाएगा। चारा उत्पादन, ठीक है, तो आप देखिए नस्ल संवर्धन की बात कर रहे हैं। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, पशुपालन के साथ साथ हमको दुग्ध उत्पादन भी होगा।
तो ये समस्त उद्देश्य हैं हमारे। इसके साथ साथ अब सबसे बड़ा जो हमारा उद्देश्य है, आप देखेंगे कि इसको ग्रामीण अर्थव्यवस्था से कैसे जोड़ा जा रहा है, इसको रोजगार से कैसे जोड़ा जा रहा है। तो ये जो हमारी गरवा योजना है, आप देखेंगे जो गौठान हमारा बन रहा है, इस गौठान से आपका जो मिलेगा गोबर, आपका जो गोबर बनेगा, और ये जो गोबर हमको मिलेगा, इस गोबर से क्या किया जाएगा, इन गोबर को महिला सहायता समूहों के द्वारा इनके विभिन्न अलग अलग क्या किए जाएंगे, खाद बनाए जाएंगे, और इनसे बहुत सारी चीज़ें निर्मित की जा रही हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे ये जो गोबर है, ठीक है, इन गोबर से आपका कंपोस्ट खाद का निर्माण किया जा रहा है, वहाँ पर कंपोस्ट खाद का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे गोबर से आपका जो खाद है, खाद का हम निर्माण कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपकी जो महिला स्व सहायता समूह हैं, महिला स्व सहायता समूहों के द्वारा इसको जोड़ा गया है। महिला स्व सहायता समूहों को इससे जोड़ा गया है, और ये महिलाएं क्या कर रही हैं, इस गोबर से अलग अलग वस्तुओं का निर्माण कर रही है। आप देखेंगे कि अभी आपकी बहुत सारी जो महिला सहायता समूह हैं, वहाँ पर इन गोबर से आपका दिए बना रही हैं, आपकी मूर्तियाँ बना रही हैं, आपकी समस्त आपकी देखेंगे अगरबत्ती का निर्माण हो रहा है। खाद तो बनाई जा रही है, साथ में इन सभी चीज़ों का वो क्या कर रही हैं, अलग अलग तरीके से उपयोग करके नई नई वस्तुएं बन रही है गोबर से ही। जैसे मिट्टी से हमारी मूर्तियाँ बनती हैं, उसी प्रकार से गोबर से मूर्तियों का निर्माण किया जा रहा है, दिए बनाए जा रहे हैं। तो दिवाली में अभी आप देखेंगे कि ये योजना जो है हमारी 15 अगस्त 2019 को शुरू हुई थी, और दिवाली के समय ये हमारा जो महिला सहायता समूह है, एक मॉडल आपका देखेंगे, गौठान का एक मॉडल बहुत ज़्यादा चर्चित हुआ था, आपका बनचरौदा, आपका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इसका बनचरौदा। आपके आरंग विकासखंड, रायपुर जिला का जो आरंग विकासखंड है, उसके तहत एक गांव है बनचरौदा, वहाँ का जो गौठान है ये मॉडल बन करके आपके सामने आया है। आप इसी से समझ सकते हैं, गौठान मॉडल बना है ये। देखिए यहाँ पर जो महिला सहायता समूह है बनचरौदा की, उन्होंने इस जो गौठान से निकले गोबर है, इससे आपके दिवाली के समय इन्होंने बहुत सारे दिए बनाए हैं, मूर्तियाँ बनाई हैं, अगरबत्ती बनाया है, बहुत सारे और अन्य वस्तुएं बनाई हैं, और इन वस्तुओं को इन समस्त जो आपके पूजन सामग्री है, ठीक है, इन सब का निर्माण किया, और इनकी खरीदी भी क्या है, इनकी डिमांड है आपके बड़े बड़े महानगरों में, दिल्ली, मुंबई, वहाँ से इनको ऑर्डर मिल रहे हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे किस तरीके से ये महिला स्व सहायता समूह अपने उनके रोजगार का मार्ग प्रशस्त हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आप देखेंगे कि कैसे आपका एक गरवा पशु संरक्षण संवर्धन, बात पशु संरक्षण संवर्धन की जा रही है, लेकिन ये पशु संरक्षण संवर्धन के साथ साथ गवर्नमेंट के कितने सारे उद्देश्य हैं। आप देखेंगे कि आपका कहाँ से आपका इकोनॉमी मतलब आर्थिक रूप से सशक्तिकरण किया जा रहा है, आर्थिक सशक्तिकरण का भी उद्देश्य है। ठीक है, आर्थिक सशक्तिकरण कैसे हो रहा है, महिलाओं को देखिए आपसे जोड़ा गया है। इसके अलावा आपके जो गांव के और भी मतलब गांव के अंदर जो आपके जो भी लोग हैं हमारे, जो भी रोज़गार से जिनको हम रोज़गार प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, तो रोज़गार से जोड़ा जा रहा है, मतलब आपका आर्थिक रूप से सशक्त किया जा रहा है, स्वरोजगार, रोज़गार से जोड़ा जा रहा है। इसके तहत आपका जो खाद बन रहा है, ठीक है, तो आप देखिए जैविक खाद, जैविक खेती की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, जैविक खेती की बात कर रहे हैं। देखिए कंपोस्ट खाद बन रहा है, तो कंपोस्ट खाद बनेगा, यहाँ से बनने वाला जो कंपोस्ट खाद, तो हमारी जो निर्भरता है वो रासायनिक खादों से कम होती जाएगी, और रासायनिक खादों से हम की अगर हम बात करें तो हम कंपोस्ट खाद का यूज़ करेंगे, तो किस तरीके से हम मृदा स्वास्थ्य मतलब मृदा की गुणवत्ता को, उसकी मृदा की गुणवत्ता को हम बढ़ा पाएंगे, और साथ साथ हमारी क्या बनेगी, उसकी उर्वरता बढ़ेगी, और साथ में आपके फसलों की उत्पादकता भी बढ़ेगी। तो किस तरीके से सारी ये जो घटक हैं एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ये भी समझ में आ रहा है आपको। और देखिए जैविक खेती की ओर हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये घटक हमारा उसमें योगदान दे रहा है। ठीक है, तो साथ में हम पशुपालन को भी बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, पशुपालन को भी बढ़ावा दे रहे हैं, तो लोगों का आकर्षण पशुपालन की ओर भी बढ़ रहा है। ठीक है, और इस तरीके से हमारा जो है गरवा कार्यक्रम, इसको हमने देखा, तो किस तरीके से हमारा क्या, इसको साथ साथ आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपको कृषि लागत भी आपको कम हो जाएगी। ठीक है, आपकी जो खेती है उसकी लागत आपको बढ़ जाती है, हमारी सिंचाई है, हमारे कृषि उपकरण हैं, इसके साथ साथ खाद है, इन सभी चीज़ों में एक कृषक का जो खर्च होता है उनका इन समस्त चीज़ों में होता है। लेकिन आप देखेंगे कि आपका जो खेत है उसके साथ साथ आपके सिंचाई का मतलब आपको कहीं ना कहीं आपकी सिंचाई पर जो निर्भरता है वो आपको जल संरक्षण करने से हमारे जो नरवा विकास है, दूसरा हमारा जो फैक्टर है पशु संरक्षण और संवर्धन का, यहाँ से बनने वाला खाद, तो इन सब चीज़ों में क्या होगा, धीरे धीरे आपका जो
आपका जो खर्च है, कृषि लागत है, वो कम होगा। इसके साथ साथ आपके अतिरिक्त आमदनी का भी स्रोत है, ठीक है। अब तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, गोबर की भी खरीदी कर रही है, तो वो आपका जो कोठा होता है, जहाँ पर आपका जो गोबर आपका डेली का बन रहा है, ठीक है, तो इस तरीके से आप गोबर को आप आज बेच भी सकते हैं। तो इस तरीके से आपका क्या अतिरिक्त आमदनी का स्रोत भी बना है। तो गवर्नमेंट ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के लिए किस तरीके से काम कर रही है, आपको समझ में आ रहा है कि गरवा कार्यक्रम, ठीक है, गरवा कार्यक्रम को हमने देखा कि पशु संरक्षण संवर्धन के साथ इनके जो उद्देश्य हैं, आर्थिक रूप से सशक्त करना, महिला सशक्तिकरण के द्वारा स्वरोजगार को हम किस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं, उसके साथ साथ पशुपालन को हम कैसे आगे पशुपालन की ओर लोगों का आकर्षण बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा था गरवा, ठीक है। अब तीसरा घटक हम देखेंगे आपका घुरवा कार्यक्रम, ठीक है। तो घुरवा जो आपका घुरवा योजना है, तीसरा घटक, इसको हम समझेंगे। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि घुरवा होता क्या है और इस घुरवा के तहत गवर्नमेंट ने क्यों इसके निर्माण की बात की है, ठीक है। क्या अभी जो हमारी खेती हो रही है वो बिना घुरवा के नहीं हो सकती? अभी भी तो हम खाद यूज़ करते हैं और हमारा प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है, तो हम क्यों फिर से घुरवा की तरफ जाएं? ये एक सोचने वाली बात है। तो आप सबसे पहले समझेंगे घुरवा, ये घुरवा है क्या? तो सबसे पहले देखिए घुरवा, आपका जो घुरवा होता है ना, आपका एक गाँव में पहले, अभी आपको शायद देखने ना मिले या बहुत ही कम गाँव में आपको देखने को मिलेगा अभी भी, क्योंकि धीरे धीरे ये सारी चीज़ें अब नहीं मिलेंगी आपको। तो घुरवा जो होता है एक वेस्ट मैनेजमेंट, मतलब जो घरेलू जो कचरे होते थे और आपको जो गोबर होता था, ठीक है, तो आपके जो गोबर है और जो आपका घरेलू कचरा है, खाद्यान्न है, जैविक कचरे हम कहेंगे, तो इन कचरों को क्या किया जाता था, आपका एक घरों के आसपास या फिर आपके खेत में, ठीक है, एक गड्ढेनुमा संरचना होती थी, वहाँ पर क्या करते थे, इन सभी कचरों को डंप किया जाता था, ठीक है। आपके जो जैविक कचरे हैं, आपके जैविक अपशिष्ट और आपका जो गोबर है, जो आपके कोठे वगैरह से, जहाँ पर आप अपने पशुओं को रखते हैं, जिसको जनरली गांव में कोठा कहा जाता है, वहाँ से जो डेली का निकलने वाला आपका जो गोबर है, ठीक है, मेनली स्पेशली जो कहा जा रहा है आपके गाय और भैंस का गोबर, ठीक है। तो ये जो गोबर होता था, ये आपके वहाँ से निकलने वाला, मतलब कोठे से निकलने वाला जो गोबर है और आपका जो जैविक अपशिष्ट है, इन अपशिष्टों को क्या किया जाता था, इन गड्ढों में फिल किया जाता था, भरा जाता था, ठीक है, यहाँ पर आपका डाल दिया जाता था। उनके जो भी हमारे जो गड्ढेनुमा संरचना है, इसके अंदर आपका भर दिया जाता था। और जो हमारे पूर्वज होते थे, वो क्या करते थे, हर आपके जो खेती का सीज़न जो शुरू हो रहा है, आपके उससे पहले ये जो घुरवा है उसको क्या करते थे, इसको आपके मतलब आपका जो घुरवे के अंतर्गत जो हमारी जो खातू पालना जो बोलते हैं, आपका जो खाद जो निर्माण है, उसको आपका जो 2-3 महीने पहले इसकी तैयारी कर ली जाती थी। यहाँ पर आपके जो अपशिष्ट हैं, गोबर हैं, इनको भरा जाता था। इसके बाद इनकी जब एक पतली लेयर बन जाती थी, ठीक है, कुछ दिन इनको छोड़ दिया जाता था, इनकी जब एक लेयर बन जाती थी तो इसके ऊपर आप मिट्टी की एक लेयर चढ़ा दी जाती थी, ठीक है, एक मिट्टी का लेयर चढ़ा देते थे। इसी तरीके से फिर कुछ दिनों के बाद आपके कचड़े फिर यहाँ पर डंप किए जाते थे और फिर मिट्टी की एक लेयर चढ़ा दी जाती थी, और ऐसे करते करते आपका जब तक ये पूरा भर नहीं जाता, इसको इसी तरह इसका प्रोसेस दोहराते रहते, ठीक है। और इसके बाद जब ये पूरी तरीके से भर जाता तो इसको फिर से क्या किया जाता, मिट्टी या गोबर के पानी से, मिट्टी से या गोबर की एक लेयर से इसको फिर से ढक दिया जाता, ठीक है। तो इस तरीके से ये कम से कम 15 से 1 माह के भीतर ये आपका जो खाद है वो तैयार हो जाता था, ठीक है। और इसी खाद को फिर क्या किया जाता था, खेतों में छिड़का जाता था, और जिसको हम आज खातू पालना भी जो बोलते हैं, आपका खाद को इसको डाला जाता था, ठीक है। तो यही है हमारा घुरवा, जिसमें हमारा क्या किया जाता था, खाद को बनाया जाता था, जैविक खाद, ठीक है। तो ये जो हमारा जैविक खाद है या कंपोस्ट खाद है, वो यही तैयार होता था, ठीक है। तो आज हमको फिर से ज़रूरत है कि हम इन घुरवाओं का फिर से निर्माण करें और इस हमारा जो रासायनिक खादों पर जो हमारी निर्भरता बढ़ी है उसको हम कम करें, और फिर से हम अपने इन पुराने तौर तरीक़ों के तहत परंपरागत जो हमारी कृषि की तकनीक थी उसके तरफ हम फिर से लौटें, ठीक है। तो इसी के लिए घुरवा निर्माण की बात की जा रही है। और आप देखेंगे कि ये जो घुरवा है, ठीक है,
ये जो घुरवा है आप देखेंगे कैसे यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो मृदा स्वास्थ्य की अगर हम बात कर रहे हैं, हमारा जो मुख्य घटक था, हमको मृदा स्वास्थ्य को अच्छा करना है, तो देखिए आप किसी भी तरीके का जब रासायनिक खाद हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो उस तरीके से ये जो हमारा खाद बनेगा वो कैसा होगा, आपका कार्बनिक खाद होगा, जैविक खाद होगा, ठीक है। और इससे क्या होगी, मृदा की जो गुणवत्ता है वो सुधरेगी, आपकी उत्पादकता है फसलों की वो भी बढ़ेगी, साथ में क्या होगा, आपकी कृषि लागत है उसमें भी कमी आएगी। तो सब तरीके से हमको क्या मिल रहा है, इसमें फ़ायदा ही है, कृषकों का फ़ायदा है, साथ में कृषकों का सशक्तिकरण भी होगा, ठीक है, उनकी उत्पादकता भी बढ़ेगी। तो ये हमारा उद्देश्य है कि हम क्या करेंगे, घुरवा निर्माण करेंगे, ठीक है। तो इसको देखेंगे आप, इसका जो मृदा स्वास्थ्य, इसकी उर्वरता, फसलों की उत्पादकता, इन सब में हमको सुधार करना है घुरवा कार्यक्रम के तहत, ठीक है। तो यही हमारा उद्देश्य है और इसके तहत गवर्नमेंट क्या कर रही है, अभी बहुत सारे मतलब हर एक गांव में आपके घुरवा निर्माण के लिए आम मतलब जन भागीदारी के माध्यम से उनको घुरवा निर्माण के लिए प्रोत्साहित कर रही है। तो आप देखेंगे इसके तहत आपका भू नाडेप, नाडेप टाँका, ठीक है, इन सब का निर्माण किया जा रहा है। तो आप देखेंगे कि जैसे मैं घुरवा की बात कर रही हूँ और इन सब के निर्माण की बात की जा रही है, तो इसी तरीके का क्या होता है, नाडेप होता है। नाडेप में भी कुछ इसी तरीके की बात की जाती है। देखिए आपका इसमें टंकी बनाई जाती है और इसी में क्या किया जाता है, आपके जो जैविक अपशिष्ट हैं उनको भरा जाता है और इन जैविक अपशिष्टों के ऊपर क्या किया जाता है, जो आपके जो गोठान है वहाँ से आपकी मिट्टी, ठीक है, और आपके गोबर का घोल, तो गोबर का घोल आपके जो जैविक अपशिष्ट हैं, जैविक अपशिष्टों की एक लेयर डाली जाती है, जैविक अपशिष्ट की एक लेयर डाली जाती है, उसके ऊपर गोबर का घोल डाला जाता है और उसके ऊपर आपकी जो मिट्टी है, जो अपने गोठान में जो मिट्टी है, ठीक है, वहाँ पर की मिट्टी, यहाँ पर मिट्टी की एक लेयर चढ़ाई जाती है। इस तरीके से तीन लेयर हम तैयार करते हैं और इसी को हम आगे रिपीट करते जाते हैं और इसको पूरी तरीके से पैक कर दिया जाता है और कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है और यहाँ पर क्या होगा, इस तरीके से खाद का निर्माण होगा और इसी खाद की फिर क्या की जाएगी, इस खाद को गवर्नमेंट भी